Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. So today we're starting off with another important topic of general physics जिसको हम लोग कहते हैं work, power and energy. बेसिक से स्टार्ट करते हैं. हम लोग कहते हैं कि जी वर्क या वर्क डन क्या होता है. हम कहते हैं वर्क या वर्क डन क्या होता है. वी से दैट एक बॉडी है उस पर जब फोर्स अप्लाई हुई और उस बॉडी ने अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे वो चली गई और उस दौरान उसने डिस्टेंस कवर किया. किधर कवर किया? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं वर्क डन. एक दफा फिर से, वर्क डन क्या है? जब एक बॉडी है उस पर जब फोर्स लगी, उस बॉडी ने मूव किया और डिस्टेंस कवर किया. डिस्टेंस कौन सा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. तो वर्क डन हुआ. क्या हुआ मतलब कि अब एग्जाम डेफिनेशन विल से दैट वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस. वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस. एक मार्क मिल गया इधर, 2 मार्क का आएगा, 1 मार्क इधर मिल गया. अगला मार्क किस पे है कि डिस्टेंस कौन सा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसमें एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं, यू विल गेट टू नो दैट इन अ मिनट. अब यहां से हम लोग इसका फॉर्मूला क्या डिराइव कर लेंगे वर्क डन का. प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जी दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, फोर्स और डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा तो वर्क डन मिल जाएगा. तो वर्क डन क्या है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. अब वर्क डन को हम लोग क्या लिखेंगे? हम कहेंगे डब्ल्यू डी वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी. और कुछ टीचर्स लिखवाते हैं एफ मल्टीप्लाइड बाय एस. एस क्या होता है? एस बेसिकली एक और सिंबल होता है टू रिप्रेजेंट डी. वो हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं. काइनेमेटिक्स की वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोगों ने मोमेंट्स के अंदर पढ़ा होगा कि मोमेंट इज इक्वल्स टू, मोमेंट होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एज वेल. वर्क डन भी फोर्स इनटू डिस्टेंस है. अब डिस्टेंस जो है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कहते हैं एफ इनटू एस. का मतलब है, एफ इनटू एस का मतलब है कि जी अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स. इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. लेकिन मैंने किसने लिखवाया हुआ था नोट्स पे? मैंने कहा था बेशक फोर्स को, अब वर्क डन को बेशक एफ इंटू डी से याद करें या एफ इंटू एस से याद करें, लेकिन मोमेंट को किसना याद करना है? दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, मैंने इस तरह उल्टा टी का सिंबल बनाया होता है. बेसिकली दिस इज परपेंडिकुलर का सिंबल, दिस इज परपेंडिकुलर का सिंबल. इसको उल्टा टी से याद कर लें. ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. विच मीन्स दैट मोमेंट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, वेयर एज वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. तो वर्क डन का फिनोमेना क्या है कि जब एक बॉडी पे फोर्स लगे और इस बॉडी ने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव किया, उस दौरान उसने डिस्टेंस कवर किया और वो डिस्टेंस फोर्स की डायरेक्शन में हुआ, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं कि एक बॉडी ने वर्क डन किया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब कुछ कंडीशंस होती हैं जिधर हमारा वर्क डन ऑफ अ बॉडी इज जीरो. पहली तो बहुत सिंपल है. वो कह रहा है कि when net force applied is zero या when net distance is zero, मतलब कि हमारे पास टोटल फोर्स अप्लाइड जो है वो जीरो है, तो और डिस्टेंस लेट्स सपोज 10 कवर करी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, लेकिन लेट्स सपोज कर लिया. तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो. सिमिलरली हमने कहा नेट डिस्टेंस इज जीरो. फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं लेकिन बॉडी डिस्टेंस कवर ही नहीं करी, तो वर्क डन कितना होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय नेट बेसिकली होता है टोटल. सो 10 मल्टीप्लाइड बाय जीरो, तो कितना आ जाएगा? जीरो. वर्क डन कितना हुआ? जीरो. दो कंडीशंस तो ये हो गई. थर्ड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेयर मी आउट. थर्ड कंडीशन कहता है दैट व्हेन फोर्स एंड डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द बॉडी हैज जीरो वर्क डन. मतलब कि ये कि फॉर एग्जांपल कि जी मतलब कि ये मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने ना इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगाई, और मेरी हॉरिजॉन्टल, मैंने वर्टिकल फोर्स लगाई अपवर्ड की तरफ, और लेफ्ट साइड में मेरी डिस्टेंस कवर हुआ, बीच में ये 90 का एंगल बना रहा है, व्हिच मींस दैट वर्क डन विल बी जीरो. लेकिन अगर इस बॉडी का पिवट हुआ हुआ कहीं से, तो हम कह सकते हैं कि मोमेंट विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउएवर वर्क डन विल बी जीरो. क्योंकि मोमेंट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. तो ये याद रखना है कि जब भी फोर्स और डिस्टेंस आपस में 90 का एंगल बनाएगा, वर्क डन विल बी जीरो. अब मैं आप लोगों को इस पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ पता है? एग्जामिनर की एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का क्या एमसीक्यूज में वो पूछता है अक्सर. वो पता है क्या पूछता है? वो कहता है कि जी एक
वो कहते हैं कि जी एक इस तरह की बॉडी है, अब जरा गौर से सुने, एक इस तरह की बॉडी है, ये बॉक्स है और इसको हम लोगों ने इधर अपवर्ड इस तरफ मूव करी और ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। जरा सुनना, एग्जामिनर कहेगा जी कि वर्क डन हम लोग किस तरह ढूंढेंगे। एक हम लोग कहेंगे, एग्जामिनर कहेगा भाई ये डिस्टेंस एग्जामिनर ने दे दिया है 5 मीटर्स फॉर एग्जांपल, और एग्जामिनर ने दूसरा डिस्टेंस दे दिया है 10 मीटर्स। और उसने कहा कि व्हाट इज द वर्क डन ऑफ द बॉडी, या तो इस तरह पूछ लेगा कि वर्क डन ढूंढ के बताएं, या तो वो कहेगा कि भाई वर्क डन किस तरह मिलेगा, जब हम लोग 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, व्हेन 10 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10, तो तब हमारे पास 100 जाउल्स वर्क डन आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस केस के अंदर अगर हमारे पास 5 मीटर डिस्टेंस है डाउनवर्ड्स और हम कह रहे हैं भाई इस तरह का, तो इधर क्या लग रहा है, इधर ये 90 का एंगल बन रहा है, इधर 90 का एंगल बन रहा है, एंड दिस विल बी 90 का एंगल बन रहा है, एंड देयर विल बी जीरो वर्क डन प्रोड्यूस, देयर विल बी जीरो वर्क डन प्रोड्यूस। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है कि जब फोर्स और डिस्टेंस आपस में 90 का एंगल बनाएंगे तो तब वर्क डन हमारी बॉडी पे जीरो होगा। मूविंग फॉरवर्ड, अभी दो क्वेश्चंस हैं, ये दो मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ है, उसी के अंदर तीन वेरिएशंस, तीन पार्ट्स हैं, ये गौर से सुने, इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, हमने कहा जी एक बॉडी है वो ए से बी पे जा रही है, एक बॉडी है वो ए से बी पे जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि 20 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई की और 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, वर्क डन ढूंढो। हमने कहा दोनों दी हुई है, 20 इंटू 20 400 जूल्स आ गया, बिल्कुल ठीक है। अगले पार्ट में क्वेश्चन ने कहा, एग्जामिनर ने कहा अगले पार्ट में, अब इसी बॉक्स के ऊपर लेफ्ट साइड पे एक फोर्स लग रही है 8 न्यूटन की, जो फ्रिक्शन है, फाइंड वर्क डन। तो वर्क डन हमारे पास 400 जाउल्स ही रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? इसके पीछे रीजनिंग क्या है, कि इसकी पीछे रीजनिंग क्या है। जिन्होंने वर्क डन समझ लिया उन्हें तो समझ आ जाएगी कि भाई क्यों नहीं है, लेकिन जिनको नहीं समझ आई, आप एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ें। डेफिनेशन क्या है? वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो वर्क डन क्या है? अप्लाइड फोर्स, बॉडी को मूव करने के लिए ये फोर्स लगी है, राइट, और इसे डिस्टेंस 20 कवर किया है, 20 न्यूटन है, 20 मीटर्स है, तो आंसर हमारा 400 जाउल्स ही रहेगा। दैट वर्क डन इज अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, फ्रिक्शन विल नॉट अफेक्टेड। लेकिन अगर एग्जामिनर ने थर्ड पार्ट में पूछ लिया वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना ओहो वर्क डन तो फ्रिक्शन तो वर्क डन पे इफेक्ट ही नहीं करती, तो वर्क डन विल बी जीरो। नहीं, जब एग्जामिनर ने पूछा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तब हम लोग निकालेंगे जी 8 न्यूटन है, 20 है, 160 जाउल्स हमारा वर्क डन है अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब बेसिकली आगे हम लोग एक और फिनोमिना पढ़ेंगे, उसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ बॉडी, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। अभी एफिशिएंसी पे पॉन्डर ओवर ना करें, हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं बेसिकली समझाना ये चाह रहा हूँ कि व्हेन एवर एग्जामिनर सेज ना किसी भी टॉपिक के अंदर पूछ ले कि भाई एनर्जी लॉस क्यों हो रहा है, तो हम लोग वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी उधर मेंशन कर सकते हैं, इट वी विल गेट दी मार्क्स कि एक बॉडी पे एनर्जी लॉस क्यों हो रही है, क्योंकि वर्क डन जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हो रहा है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट हो रहा है, उधर हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब एनर्जी के कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करने लगे हैं, वर्क हमने कर लिया, एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे बात करने लगे हैं। लेकिन एनर्जी, मैं जब भी एनर्जी पढ़ाने लगता हूँ ना, मैं उससे पहले एक नोट याद करवाता हूँ, और वो नोट जो है उससे एक सिनेरियो बेस्ड नोट है, सिनेरियो बेस्ड नोट है। वो सिनेरियो जब याद रहेगा तो उससे हम लोग को हमेशा याद रहेगा कि एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है वो याद रहेगा। अब मैं एक सिनेरियो से कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुने, बहुत आसान है। हो क्या रहा है, हम कहते हैं हो क्या रहा है कि हम कहते हैं एक लिफ्टर है, एक आदमी है, एक आदमी है, ठीक है, एक स्टिक फिगर है, उसने एक बॉक्स को, एक पैकेज को लिफ्ट किया है, एक पैकेज को लिफ्ट किया है। तो उस पैकेज को लिफ्ट करते वक्त उसने 900 जाउल्स ऑफ वर्क डन किया है, 900 जाउल्स ऑफ वर्क डन किया, बिल्कुल सही। अब हमने कहा अब इस 900 जाउल्स को वर्क डन करने के लिए उसने उसके 900 जाउल्स को एनर्जी वर्क डन करने के लिए एनर्जी को ट्रांसफर होना पड़ा, एनर्जी को ट्रांसफर होना पड़ा। क्या मतलब? मतलब ये कि सबसे पहले 900 joules of chemical energy from food eaten by the lifter is converted into 900 joules of GPE to lift the package। इसका क्या मतलब है? अब 900 joules लगे वर्क डन, सबसे पहला क्या होगा कि जो 900 joules है ये हमारे पास कन्वर्ट, सबसे पहले 900 joules होगा केमिकल पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। मतलब कि अब इस बंदे ने खाना शाना खाया है, हमारे पास जब भी एनर्जी कन्वर्जन होती है फ्रॉम अ पर्सन, तो हमेशा केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर? अब इस केस के अंदर लिफ्ट कर रहे हैं हम पैकेज ऊपर की तरफ, तो कोई भी
कोई भी एनर्जी ड्यू टू हाइट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कहा 900 joules ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हुई पहले केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड ईटन बाय द लिफ्टर, and then it is converted into 900 joules of gravitational potential energy to lift the package. अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, that work done is equals to energy transferred to lift the package, thus the amount of work done is equals to energy transferred। मतलब कि अब वर्क डन के दो फॉर्मूलाज आ गए। सबसे पहले फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, दूसरा है वर्क डन को हम लोग एक बॉडी का वर्क डन हम लोग उसकी एनर्जी ट्रांसफर से भी ढूंढ सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर से भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल याद रहेगी, ये एग्जांपल याद रहेगी, होपफुली याद रहेगी। क्या हुआ है, एक लिफ्टर है, उसने 900 जाउल्स लगाए हैं टू लिफ्ट अ पैकेज, उसने 900 जाउल्स लगाए हैं टू लिफ्ट अ पैकेज, उसने 900 जाउल्स लगाए हैं टू लिफ्ट अ पैकेज। उसके अंदर सबसे पहले 900 जाउल्स वर्क डन करने के लिए हमें एनर्जी कन्वर्जन्स हुई। सबसे पहले क्या हुआ, आदमी था, पर्सन था, अ पर्सन ऑलवेज, जब भी कोई पर्सन से एनर्जी कन्वर्जन होंगी तो सबसे पहले केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसी अनदर फॉर्म में। इस केस के अंदर लिफ्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है, तो लिफ्ट से क्या मतलब कि एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू हाइट, तो मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब क्या हुआ कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर, थस द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर। जितनी वर्क डन के लिए हमें 900 जाउल्स लगे हैं उतना ही हमें लगा है फॉर एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है बिफोर मूविंग ऑन टू एनर्जी। अब एनर्जी पे बात करते हैं। एनर्जी क्या है, energy is the ability to do work is known as energy, ability of a body to do work is known as energy। एनर्जी किसी फॉर्म में भी होगी उसका यूनिट हमेशा जाउल्स रहेगा, और जाउल्स क्या होता है, सिमिलरली जैसे मैंने न्यूटन पढ़ाया था, मैंने न्यूटन के अंदर पढ़ाया था कि यूनिट न्यूटन को किस तरह डिराइव करते हैं कि F इज इक्वल्स टू एम ए, तो वहां से न्यूटन हम लोग ने कर लिया। अब जाउल्स को हम लोग किस तरह करेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जाउल्स। हम कहेंगे 1 joule ऑफ वर्क इज डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू मूव 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ये जाउल्स की डेफिनेशन होगी। इस तरह हम कोई भी क्वांटिटी को, सॉरी कोई भी यूनिट को, कोई भी यूनिट की डेफिनेशन डिराइव कर सकते हैं। अब हमारे पास ना बहुत सारी एनर्जी एग्जिस्ट करती है, बहुत सारी एनर्जी एग्जिस्ट करती है, बट इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने मेनली काइनेटिक एनर्जी पे डिस्कशन करनी है एंड पोटेंशियल एनर्जी पे डिस्कशन करनी है। साथ मैंने एक और चीज़ भी पढ़ाऊंगा जो हम लोग थर्मल एनर्जी में काम आएगी। अब हम लोग उस पर बात करते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पे बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी, या तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन। आप कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली इट नीड्स टू गिव द आइडिया दैट वर्क इज डन ड्यू टू मोशन, या एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 मास वेलोसिटी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 मास वेलोसिटी स्क्वायर। इसका मतलब दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब है, इधर मैं थोड़ी सी चीज समझाना चाहता हूँ। अगर तो समझ आ गई बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं भी आई तो काम चल जाएगा, बट अगर ये याद हुआ तो आपकी कैलकुलेशंस काफ़ी आसान हो जाएंगी। अब जरा सुनिए हो क्या रहा है। मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर मैं कहता हूँ कि हमारी वेलोसिटी जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, मतलब कि 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी जब वेलोसिटी का स्क्वायर हम लोग 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे। सिमिलरली हम कहते हैं वेलोसिटी v स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तो उसको काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, इट विल बी 3 का स्क्वायर, मतलब कि 9 टाइम्स इफेक्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी पे। एंड सिमिलरली मैं कहता हूँ कि हम लोग ने v स्क्वायर को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया या डिवाइडेड बाई 4 कर दिया फॉर एग्जांपल, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क आएगा, इट विल बी डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, इट विल बी डिवाइडेड 16 टाइम्स, इट विल बी डिवाइडेड 16 टाइम्स। तो ये फिनोमेना है, ये याद करना ज़रूरी, मैं तो कहता हूँ ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो काम चल जाएगा फिर भी, बट ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर इफ मास इज कांस्टेंट। अगर ये बात आप लोगों ने अभी समझ ली ना, तो आगे हमारे पास आगे जितने चैप्टर्स हैं, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट,
तो इनके अंदर जितने ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं उधर ये काम बहुत आता है। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो उसका जब भी ग्राफ बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी और मास का, तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो वो याद रखना, इट विल बी a curve, it will be a curve line, it will be a curve line, it will be a curve line। curve line क्यों होती है, इसके अंदर इतना पॉन्डर ओवर करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ये पता होना चाहिए, सिर्फ इसका ट्रेंड याद होना चाहिए और इसकी काइनेटिक एनर्जी के रिलेशंस एंड इसके ग्राफ्स और इसके ये चीज़ अगर समझ ली तो गुड एंड वेल। इसके अंदर सिर्फ इतना ही और ये फार्मूला याद होना चाहिए और इस फार्मूला को यूज़ करना आना चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होती है बिल्कुल बेसिक पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं, इट इज़ अ स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजिशन इन अ फील्ड। या तो हम लोग कहते हैं इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन रिलेटिव टू अदर्स, स्ट्रेसेस, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अदर फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है? मैंने जो पहली वाली डेफिनेशन लिखी है मुझे इसलिए अच्छी लगती है, सिंपल है। मतलब है स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन इन अ फील्ड। अब फील्ड का क्या मतलब है? फील्ड का मतलब है दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चार किस्म के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया होता है। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल, इलास्टिक, केमिकल और मैग्नेटिक भी होती है हमारे पास। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 4-5 किस्म की फील्ड्स होती है। वी हैव ग्रेविटेशनल फील्ड, वी हैव इलेक्ट्रिकल फील्ड, वी हैव मैग्नेटिकल फील्ड, वी हैव इलास्टिसिटी और केमिकल। ठीक है, तो stored ability to do work due to position in a field। अब वन बाय वन हम सारी पोटेंशियल एनर्जीज को पढ़ेंगे, क्या मतलब है, क्या नहीं हो रहा। अब सबसे पहली है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज द स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू हाइट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ड्यू टू हाइट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। और सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर सबसे बेसिकली एक ही पोटेंशियल एनर्जी है जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मूलाज हैं इन दिस चैप्टर, वो है जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली फिजिक्स में या किसी भी टर्म के अंदर ये ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हियर बेसिकली डिराइव करता है चेंज को। तो हम कहते हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास multiplied by gravitational field strength multiplied by height, mgh से हम लोग याद करते हैं where m is equals to mass, where m is equals to mass, g is equals to gravitational field strength and h is equals to height of the body। अगली हमारे पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज अ स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑन अ बॉडी। अगर डिफॉर्मेशन में कंफ्यूजन है या इलास्टिसिटी का फिनोमेना होता क्या है, तो प्लीज गो एंड वॉच माय डिफॉर्मेशन वीडियो, उसके अंदर मैंने सारी चीजें को सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। देन वी हैव केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब केमिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज अ स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू केमिकल बॉन्ड्स इन अ बॉडी। इधर मैं कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूँ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की। सबसे पहले तो हम ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, हमें पता है कि ह्यूमंस जो होते हैं उनकी कोई भी एनर्जी कन्वर्जन होगी तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट होगी। अगला हमारे पास है कोल और अगला हमारे पास है बैटरी। इसकी मैं एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज भरे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी एनर्जी कन्वर्जन्स बताएं और उन्होंने कहा कि जी कोल है या तो कहते हैं जी बैटरी है। तो हमेशा याद रखना कोल या बैटरी जो है या हम जो हैं ह्यूमंस हैं, उन तीनों के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बड़ी फ्रीक्वेंटली आज होती है। इन तीनों की एनर्जी कन्वर्जन हमेशा केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की होती है। इट इज उनके अंदर पहले केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो ये बात याद रखना जरूरी है। अब अगली चीज जो मैं पढ़ाने लगा हूँ वो ये है, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है और हीट एनर्जी का। अगेन ये हम लोग थर्मल फिजिक्स में पढ़ते हैं लेकिन मैं इधर भी पढ़ा रहा हूँ एनर्जी के साथ, ताकि अभी से ही समझ आना थोड़ा शुरू हो जाए। इसमें मैं इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी ऑफ एटम्स एंड इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स। तो हम कहते हैं इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है। एंड देन वी हैव हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है? व्हेन the energy that flows from one body to another due to change in temperature or temperature difference। अभी हम लोग ने जो थर्मल फिजिक्स है उसके अंदर हम लोग ने हीट एनर्जी से ही सारी डिस्कशन करनी है। थर्मल फिजिक्स इज बेसिकली हीट एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी फिजिक्स है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे आफ्टर जनरल फिजिक्स। इधर एक नोट बना के लिखा हुआ है याद कराने के लिए, जब किसी बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर इन होती है तो हमारे इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस एंड व्हेन हीट ट्रांसफर्स आउट
इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, हम लोग और डिस्कशन करेंगे थर्मल फिजिक्स। मैंने कहा इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसके साथ ही पढ़ा लें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दें। अब एनर्जी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी बात करने लगे हैं, उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है? वो कहता है दैट टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अब आई नो ये पॉइंट सबको सबसे पहले नया लग रहा होता है, बिकॉज सबने याद किया होता है दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बिल्कुल ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन ये पहला पॉइंट याद रखना जरूरी इसलिए है दैट टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी हमारी कन्वर्जन होती हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है हमारी सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है। अब इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होता है टू वेरीफाई, एक्सपेरिमेंट टू प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितने भी हमारे पास लॉज है ना फिजिक्स के, उसके अंदर हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मैंने हुक्स लॉ का एक्सपेरिमेंट जिस तरह कराया था। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं फ्रॉम पेंडुलम बॉब। आप किसी से भी कर सकते हैं, मैंने पेंडुलम बॉब से किया हुआ, पेंडुलम बॉब से कराते हैं, इट्स गुड एग्जांपल। हो क्या रहा है, एक सपोर्ट है, उसके साथ हमारे पास पेंडुलम बॉब लगी हुई है, एक पेंडुलम बॉब रखी हुई है इनिशियल पोजीशन पे ओ पे, फिर वो ओ से ए पे ऑसिलेट किया है, और ओ से ए से ऑसिलेट करी है, और ओ से बी से ऑसिलेट करी है, ओ टू ए ऑसिलेट किया है, ओ टू बी ऑसिलेट किया है, और हमने क्या वर्क डन इज मूविंग द पेंडुलम बॉब फ्रॉम ओ टू ए इन 10 जूल्स। मतलब कि टोटल एनर्जी ऑफ आवर बॉडी इज 10 जूल्स। टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम जो है अब 10 जूल्स है। अब पहले इसको, ये वाली साइड को पढ़ने से पहले अब इधर मैं जरा समझा दूं हो क्या रहा है। हमें कहा है एक्सपेरिमेंट में कि जी टोटल एनर्जी 10 जूल्स है, पेंडुलम बॉब को 10 जूल चाहिए फ्रॉम ओ टू ए मूव करने के लिए। अब हमने क्या प्रूफ करना है, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी क्या करेगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहेगी। अब इसको किस तरह प्रूफ किया, अब जरा गौर से सुने हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने कहा टोटल एनर्जी इज 10 जूल्स व्हेन द पेंडुलम बॉब मूव्स फ्रॉम ए टू ओ। जब ए से ओ मूव किया तो मुझे बताएं क्या हुआ। ए से ओ इसने मूव किया, नीचे की तरफ आया तो उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, इसकी स्पीड इंक्रीज हुई। ठीक है, आप बेशक लाइव एक्सपेरिमेंट कर लें आप लोगों के पास अगर है। अब पता नहीं, अब तो आई डोंट थिंक सो आजकल के कूल किड्स वुड नो, बट हमारे पास एक होती थी वो आ, इस तरह की चीज़ होती थी, और उसके साथ इस तरह बॉल्स लगी होती थी, हम लोग उसको टक 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 करके खेलते थे। आई डोंट नो इफ एनीवन कैन रिलेट। एनीवेज, तो अब उसको ओ से ए ऑसिलेट कराएं हम लोग ने, हाँ, ए से ओ, सॉरी, ए से ओ ऑसिलेट कराएं, तो होगा क्या, ए से ओ जब ऑसिलेट करेंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। जब इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, जब उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो हम लोग ने देखा अब ए से ए पोजीशन से ओ पे जा रहा है, स्पीड तो इंक्रीज हो रही है लेकिन हमारी हाइट डिक्रीज हो रही है। अब हाइट डिक्रीज हो रही है, इसका क्या मतलब है, दैट द पेंडुलम विल लूज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बट इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। तो एट ओ, change in GPE is equals to 0 joules, kinetic energy is equals to 10 joules, and total energy of the body is 10 joules. मतलब कि all the loss in gravitational potential energy is converted to gain in kinetic energy moving downwards. जब हम लोग downwards move करेंगे, O से A की तरफ move करेंगे, speed increase होगी, speed increase होगी, height decrease होगी, तो क्या effect आएगा, moving downwards all of the GPE will be converted into kinetic energy moving downwards, moving downwards. अब O से B हमने मूव करना है, ये O है और यहां से हम लोगों ने B की तरफ जाना है। तब O से B में होगा क्या, हमारी स्पीड डिक्रीज होगी बट हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज बट जीपीई ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज, कब, मूविंग अपवर्ड्स। Hence, loss in kinetic energy is equals to gain in gravitational potential energy. Total energy of the body will remain constant. Total energy of the body will remain constant. I hope it's clear. एक दफा फिर से हो क्या रहा है, पेंडुलम बॉब है, इनिशियल पोजीशन पे है, उसने ए से ओ की तरफ आया, ए से ओ की तरफ ऑसिलेट कराया, तो ये ए है, ये ओ है। तो ए से ओ में क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, हाइट डिक्रीज होगी। मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है बॉडी की, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है। जब ओ पे पहुंचेगी तो हमारी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, बट काइनेटिक एनर्जी हमारी 10 जूल्स होगी, टोटल एनर्जी 10 जूल्स होगी। हाँ, बीच के अंदर देखो, आप इधर से इधर आ रहे हैं ना, तो इस पॉइंट के अंदर क्या पता हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल्स हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 8 जूल्स हो। लेकिन जब हम ओ पे पहुंच जाएंगे, जब ए से ओ पे पहुंच जाएंगे, तो एट दैट स्टेज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 हो गई होगी बॉडी की, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 10 जूल्स होगी।
which means the total energy of the body will be 10 joules. अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट सेम है, the total energy remains constant. अब होगा क्या, अब बॉडी ने O से, अब पेंडुलम ने O से B मूव किया है, O से B मूव किया है, अब O से B में क्या हुआ, O से B में क्या हुआ कि स्पीड हमारी पेंडुलम की कम होगी लेकिन हमारी हाइट इंक्रीज होगी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, ऑपोजिट हुआ, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, which means that loss in kinetic energy is equals to gain in gravitational potential energy and vice versa. Hence total energy of our body is constant, and we have verified law of conservation of energy, that energy cannot be created nor destroyed, it changes from one form to another, and our total energy of our body, of our system will remain constant. Let's move. अच्छा, अब हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, इस साइड पे देखें, इस साइड पे फोकस करें। हो क्या रहा है, हमने कहा एक हमारी बॉडी है, उसके पास 2 जूल्स काइनेटिक एनर्जी है एंड इट इज़ मूविंग राइट साइड, ये ए पोजीशन था, बी पोजीशन पे आई तो काइनेटिक एनर्जी होगी 10 जूल्स। उसने कहा वर्क डन ढूंढने, अब वर्क डन किस तरह ढूंढेंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस किस तरह करेंगे भाई, फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना फोर्स हमें दी हुई है ना डिस्टेंस दिया हुआ है, तो वर्क डन हमारे पास, अब हम लोग का फॉर्मूला क्या आएगा, इट विल बी डिफरेंस इन एनर्जी। सो 10 -2 करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 8 जूल्स। आसान है ये, बेसिक। अब थोड़ा सा विल स्टेप अप, थोड़ा थोड़ा हम लोग डिफिकल्टी करते रहेंगे। अगला पार्ट कहता है दैट, अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मच वर्क शुड बी डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ 2 kg मास फ्रॉम 3 मीटर टू 8 मीटर सेकेंड। तो वर्क डन हमारे पास कितनी है, डिफरेंस इन एनर्जी, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस है नहीं, डिफरेंस इन एनर्जी मतलब कि हम लोगों ने पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 मास वेलोसिटी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसने ढूंढेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास कितना है 2 kg, वेलोसिटी इसकी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, इनिशियल है 3 स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 जूल्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू 2 हमारी मास है और इंटू 8 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, 8 का स्क्वायर लिया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई टू 64 जूल्स, या आ गई 94 जूल्स। वर्क डन किस तरह ढूंढेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 64 माइनस 9 इज इक्वल टू 55 जूल्स। क्लियर। अब इसका पार्ट बी हमें कहता है, अब इसी क्वेश्चन का हमारा पार्ट बी कहता है, एक मिनट में इसको जरा इसको रिमूव कर लो। ओके, अब इस क्वेश्चन का हमारे पास ना एक और पार्ट है, इस क्वेश्चन का पार्ट बी भी है। पार्ट बी हमें इस क्वेश्चन का कहता है कि सपोज वो कहता है हाउ मच वर्क शुड बी डन, how much work done needed to stop the mass, moving at, needed to stop the mass moving at 8 meters per second। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसने कहा हाउ मच वर्क डन नीडेड टू स्टॉप द मास मूविंग एट, टू स्टॉप द मास मूविंग एट, टू स्टॉप द मास मूविंग एट 8 meters per second। अब इसको किस तरह करेंगे, अब इसको करेंगे किस तरह, अब मुझे बताएं नीडेड टू स्टॉप द मास, जब हमारे पास रेस्ट पे है एक चीज, जब हमारे पास एक चीज रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, राइट। अब इसको वर्क डन के साथ निकालेंगे, वर्क डन होगा डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 68 मीटर पर सेकंड पे कितना, 8 मीटर पर सेकंड पे कितना काइनेटिक एनर्जी था 84, 64 माइनस रेस्ट पे कितना काइनेटिक एनर्जी है 0, तो कितना वर्क डन हमें चाहिए 64 जूल्स वर्क हम डन करेंगे टू मूव, टू स्टॉप द मास मूविंग एट 8 meters per second, टू स्टॉप द मास मूविंग एट 8 meters per second। आई होप इट्स क्लियर, बहुत आसान है। इसमें थोड़ा सा, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा सा दिमाग से सोचना है, ठीक है, जस्ट नॉट फार्मूला। फार्मूला को किस तरह कौन सी जगह पे अप्लाई करना है मैं वही बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ। अब एक और पार्ट करते हैं, एक और पार्ट मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। लेट्स सपोज, ओके लेट्स सपोज हमें क्वेश्चन कहता है दैट हाउ मच वर्क शुड बी डन टू थ्रो a ball of 100 grams with the speed of, 20 meters per second।
बल्कि 40 कर लेते हैं, 40 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये किस तरह होगा, अब वर्क डन किस तरह निकालना है, अब वर्क डन तो हमारे पास, वर्क डन तो हमारे पास किस तरह निकालेंगे, ना फोर्स है ना डिस्टेंस है। अब देखिए इसके अंदर हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि हो क्या रहा है। उसने कहा है कि जी एक हमारे पास, उसने कहा कि जी एक हमारे पास बॉल है, एक हमारे पास बॉल है, क्वेश्चन ने कहा कि जी एक हमारे पास बॉल है, वो रेस्ट पे है, और उसने फिर रेस्ट है, हमें कितना वर्क डन चाहिए ताकि हम उसको थ्रो करें, बॉल को, हम बॉल को थ्रो करें, 100 ग्राम की बॉल को हम लोग थ्रो करें, किस स्पीड पे, किस स्पीड पे हम लोग ने थ्रो करनी है, थ्रो करनी है हम लोगों ने 40 मीटर्स पर सेकेंड पे। अब ये किस तरह करेंगे, हम कहेंगे, हम कहेंगे वर्क डन हम किस तरह निकालेंगे, हम कहेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला किस तरह निकालेंगे, या तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब रेस्ट से कितना इंक्रीज आया, या तो हम लोग डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी से कर सकते हैं। दोनों में आंसर सेम आएगा, बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि या तो आप लोग दोनों का डिफरेंस निकाल लें, फाइनल माइनस इनिशियल, या तो आप लोग कर लो कि रेस्ट से 100, रेस्ट से 40 मीटर्स पर सेकंड तक, 40 मीटर्स पर सेकंड तक कितना वो है, तो हम लोग कहेंगे अच्छा अब काइनेटिक एनर्जी ढूंढ लेते हैं। एट रेस्ट काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, एट रेस्ट काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ऑब्वियस सी बात है। और फाइनल कितनी होगी हमारे पास, फाइनल हमारे पास कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2, मास कितनी 100, वेलोसिटी कितना आ जाएगा 100, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 40 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 100/1000, क्योंकि हमने केजीज में चाहिए, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 80 जूल्स। अब हम लोग अपनी काइनेटिक एनर्जी किस तरह निकालेंगे, वर्क डन किस तरह निकालेंगे, हम देंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू, एक मिनट, देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन इज इक्वल्स टू 80 माइनस 0, वर्क डन कितना आ जाएगा बॉडी पे 80 जाउल्स। आई होप इट्स क्लियर, दो तीन क्वेश्चंस कराए हैं, अब जाहिर सी बात है आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने टॉपिकल्स करना है साथ साथ, टॉपिकल्स करने हैं साथ साथ, मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं जिसके अंदर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्क डन सिर्फ फोर्स एंड डिस्टेंस से नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगाना है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, थोड़ा सा सिनेरियो को समझना भी है। अब देखिए मैं आप लोगों को एग्जाम में यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, अगेन टाइम थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो, तो उसको ना इमेजिन करके कुछ ड्रॉ कर लेना। जैसे मैंने अभी देखें बॉल ड्रॉ कर ली, रेस्ट है, थ्रो की 100 ग्राम्स है, 40 मीटर पर सेकंड है, वर्क डन किस तरह निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने तो हमें सिर्फ बहुत सारी अंग्रेजी लिख के दे दी है, अंग्रेजी को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड, नाउ वी हैव पावर, नाउ वी हैव टू डिस्कस पावर। पावर क्या होता है, पावर की दो काफ़ी फार्मूला, पावर की काफ़ी डेफिनेशन होती हैं। बेसिक है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, कुछ लोग कहते हैं इट इज द रेट ऑफ वर्क डन, और कुछ लोग कहते हैं इट इज द रेशियो ऑफ डूइंग वर्क, ऑल आर फाइन, जो आप लोगों को कन्वीनियंट लगे। सो पावर की फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क डन ओवर टाइम, पावर को या तो वर्क डन ओवर टाइम कह सकते हैं, या तो हम लोग पावर को कह सकते हैं एनर्जी ओवर टाइम, और पावर का यूनिट होता है वॉट्स, पावर का यूनिट होता है वॉट्स। वॉट क्या होता है, दैट पावर विल बी 1 वॉट व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड, या इन वर्क इज डन पर यूनिट टाइम। अब पावर के अंदर ना हमारे पास इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यहाँ तक बात है कि हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि पावर का क्या है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर विल बी 1 watt when 1 joule work is done in 1 second per 1 second या per unit time, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब पावर्स के अंदर सबसे, इस चैप्टर के अंदर पावर में सबसे ज्यादा डिस्कशन किसकी करनी है, हम लोगों ने पावर स्टेशंस की करनी है, एंड हम लोगों ने एफिशिएंसी जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है। पावर के और फार्मूलाज और पावर के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं। अभी इस केस के अंदर हम लोगों ने सिर्फ छोटी सी बात करनी है। अब एफिशिएंसी सुने, एफिशिएंसी क्या कॉन्सेप्ट है, एफिशिएंसी है इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू इनपुट एनर्जी, या हम लोग कहते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। अब एफिशिएंसी किस तरह होता है, देखिए मैंने लिखा, मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है टोटल इनपुट या टोटल एनर्जी इन। अब हमारी कोई भी सिस्टम के अंदर कोई भी, बेसिकली मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको हो क्या रहा है। देखिए मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास ये एक फॉर एग्जांपल एक मोटर है, ये एक मोटर है, ठीक है, इस पे मैंने जी एनर्जी, टोटल इनपुट एनर्जी जो दी मैंने, टोटल इनपुट एनर्जी मैंने दी है फॉर एग्जांपल 100 जूल्स की।
और हुआ क्या कि 80 जाउल्स जो है मुझे यूजफुल चीज़ मिली। देखिए कोई भी देखिए आप प्रैक्टिकली देखिए तो कोई भी हमारे पास जो मशीन या सिस्टम है वो हमारे पास 100% एफिशिएंट नहीं होती, उसके अंदर वेस्टेड एनर्जी होती है। वैसे हम लोग फिजिक्स के अंदर हमेशा वैसे हम लोग फिजिक्स के अंदर हमेशा आइडियल सिचुएशन को लेके चलते हैं, लेकिन इन रियल लाइफ हमारे पास एफिशिएंसी वाला फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि अब मोटर है ना, अब मोटर फॉर एग्जांपल जितनी विथ टाइम पुरानी होती रहेगी उसकी एफिशिएंसी कम होती रहेगी। वेस्टेड एनर्जी का क्या मतलब है कि मैंने आप लोगों को उधर उधर भी समझाई थी। आप लोग लिख सकते हो दैट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रही है, तो हमारी हीट लॉस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पे वेस्टेड एनर्जी, या तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं एनर्जी लॉस हो रही है। एनर्जी लॉस किस तरह हो रही है? फ्रिक्शन की वजह से हो रही है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो उन चीज़ों की वजह से इन चीज़ों की वजह से हमारा क्या हो रहा है? इन चीज़ों की वजह से हमारी यूजफुल आउटपुट भी मिल रही है, लेकिन हमारी वेस्ट एनर्जी भी हो रही है। तो हमने कहा कि व्हेन एवर वी डिस्कस अ सिस्टम वी हैव टोटल इनपुट in which the total input will give us some useful energy and some wasted energy। तो अब एक सिस्टम की एफिशिएंसी को हम लोग किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? वी हैव अ फॉर्मूला, सिंपल सा है, दैट यूजफुल आउटपुट over total input multiplied by 100, useful output over total input multiplied by 100। ठीक है जी, simple as Okay, so now the last thing we have to discuss is power stations। पावर स्टेशंस के अंदर सबसे पहले पावर स्टेशन बहुत आसान है, इसके अंदर कोई इतनी डिटेल नहीं है। आपने सबसे पहले पता होना चाहिए कि दो किस्म के पावर स्टेशन होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। और हर पावर स्टेशन के अंदर हमने उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करना है, उसकी मेन एनर्जी कन्वर्जन को डिस्कस करना है, और उसके प्रोसेस और स्टेप्स को डिस्कस करना है। और ये मेन एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस स्टेप्स पहले बड़ी ढिरावनी से लग रही होंगी, भाई इतना कुछ है, लेकिन बहुत आसान है। एक ही चीज़ मोर और लेस हो रही होती है हर चीज़ के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल, जो बेसिकली हमारी डैम जो होती है, डैम की जो डैम सम की एनर्जी जो होती है बेसिकली, वो हाइड्रो का क्या मतलब है? वाटर से जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो डैम से होती है। सबसे पहले समझने ज़रूरी है कि भाई होता क्या। सबसे पहले हम लोग को ना एक इस तरह स्टीप पोजीशन चाहिए होती है फॉर डैम। डैम को बनाने के लिए हमें इस तरह की स्टीप पोजीशन चाहिए होती है, सही है। और उसके अंदर होता क्या है कि देखिए हमारे पास ये रेजरवायर है। अगेन जो ज्योग्राफी वाले हैं उनको पता होगा, रेजरवायर है, इनटेक है, ये डैम है। इसके साथ हम लोग ने क्या लगाया? पानी आ रहा है, इसके अंदर हमने टरबाइन लगाई हुई है, जनरेटर लगाया हुआ है। टरबाइन है, जनरेटर है, और वहाँ से हम लोगों की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब इसकी मेन एनर्जी कन्वर्जन से पढ़ेंगे तो समझ आएगी। बेसिकली सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले पावर स्टेशन के अंदर कन्वर्शन होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने अभी आपको अभी समझाया इस तरह की जगह पे होती है, हाइट पे होती है। तो हाइट से जब नीचे आएगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाटर। अब होगा क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर एज इट गोज थ्रू द टरबाइन। तो टरबाइन के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ कन्वर्ट टर्बाइन कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो होता क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की। अब जैसी ये देखिए हाइट पे है, यहाँ से नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर, वो क्या होगा? वाटर की काइनेटिक एनर्जी सीधी जाएगी टरबाइन के अंदर। टरबाइन क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द टरबाइन विल कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सिंपल एज दैट। ये जो मैंने डायग्राम्स बनाए हुए हैं ये याद कर लें। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस सबसे पहले क्या? इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब होता है आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है आप नहीं यूज़ कर सकते। नॉन रिन्यूएबल के अंदर हमारे पास आती है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आप लोगों को पता है जो है कोल, ऑयल, जो हम लोग पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हमारे पास फॉसिल फ्यूल से बनती हैं। और फॉसिल फ्यूल्स का क्या होता है? दैट इट विल इवेंचुअली एग्जॉस्ट आउट। अगेन जो जोग्राफी वाले हैं उनको बहुत अच्छा पता होगा। ओके, सो एडवांटेजेस क्या है? रिन्यूएबल, इट इज़ अ सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी, क्योंकि सिर्फ पानी हमारा यूज़ हो रहा है, कोई हम लोग के पास एक टॉक्सिक गैसेज रिलीज नहीं हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। इट इज़ स्टेबल एंड रिलायबल। इट रिक्वायर्स लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब कि उसको चलाने की कॉस्ट कम है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी, अगेन जो बिजनेस वाले हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी कैपिटल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। डैम बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, चलाने के लिए इतना नहीं चाहिए जितना बनाने के लिए चाहिए। सो कैपिटल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। सेकेंडली इट कॉजेज एनवायरमेंटल डैमेज, एंड थर्डली उसकी वजह से हमारे पास फ्लड के चांसेस होते हैं। अगेन इसकी थर्ड चांस होती है कि हमें फ्लड हो सकता है उसकी वजह से, अगर इसमें मिस मैनेजमेंट होगी। एंड फोर्थली हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई इसकी मशीन्स की जो है, इसकी मशीन्स की हमें क्या कहती हैं, इसकी सर्विस करानी ज़रूरी होती है, नहीं तो हमारी एफिशिएंसी कम होती है सिस्टम की। लेकिन ओवरऑल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल बाकी उससे काफ़ी एफिशिएंट होता है। देन वी हैव थर्मल या कोल पावर स्टेशन। थर्मल या कोल पावर स्टेशन, ठीक है। तो सबसे पहले
सबसे पहले समझ लें होता क्या है उसके अंदर। बेसिकली हमारे पास ना थर्मल एनर्जी के अंदर होता क्या कि हमारे पास ये पंप होता है, इसके साथ बॉयलर लगा होता है, टरबाइन है। टरबाइन क्या करेगी, वो कंडेंसर से पास थ्रू करेगी, बेसिकली हीट इनपुट हुई, टरबाइन है, हीट आउटपुट हुई, पंप है। इसको इतनी इसका इसकी इसको इतने समझने की जरूरत नहीं है कि इसका प्रोसेस क्या हो रहा है। हाउएवर इसकी एनर्जी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। कोल है, मैंने क्या कहा था, कोल के अंदर हमेशा केमिकल एनर्जी होती है, तो केमिकल एनर्जी ऑफ द कोल हमारे कन्वर्ट होगा थर्मल एनर्जी के अंदर। अब जब हीट होगी तो पानी जो है हमारा वो स्टीम के फॉर्म में आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम क्या करेगी, वो हमारी टरबाइन को मूव करेगी। टरबाइन क्या करेगी, उस काइनेटिक एनर्जी को पकड़ेगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, इसका प्रो क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले इट इज फ्यूल कॉस्ट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन इज रिलेटिवली लो। जाहिर सी बात है, कोल है हमारे पास बहुत अवेलेबल होता है, उस पर इतना खर्चा नहीं होता। सेकेंडली, हम लोग थर्मल पावर स्टेशन को कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और डिसएडवांटेज लिख लें कि इसके लिए हमें स्पेसिफिक एरियाज आर रिक्वायर्ड। स्पेसिफिक एरियाज आर रिक्वायर्ड, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि डैम बनाने के लिए हमें स्पेसिफिक एरियाज रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब कि जो इस तरह की स्टीप पे पोजीशन पे हो तो वहाँ पर हम लोग डैम बनाते हैं। अब थर्मल या कोल पावर स्टेशन का मतलब ये आप कहीं भी बना लो, कहीं भी बना लो। बेहतर होता है जहाँ कोल है वहाँ से करीब हो, लेकिन नॉनदलेस एज इट इज फ्यूल कॉस्ट हमारी इतनी महंगी नहीं होती, तो आप कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। एंड थर्डली, उसको एक स्मॉल स्पेस चाहिए होती है टू सेट अप। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल से आगे सारे पॉइंट होते हैं। जब नॉन रिन्यूएबल है तो इवेंचुअली फॉसिल फ्यूल रन आउट हो जाएगा, तो उसकी वजह से टॉक्सिक गैसेस एटमॉस्फेयर में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की हाई प्रोडक्शन होती है। वो आप देख भी सकते होते हैं कि उसमें से धुएं निकल रहे होते हैं। सो हाई प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एग्जॉस्टेड गैसेस हार्म्स एनवायरनमेंट। जो ये धुएं निकलते हैं वो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। अगर एक केमिस्ट्री होती तो उसके अंदर आप लोग कह सकते थे कि जी फोटोजेनिक स्मॉग प्रोड्यूस होती है, एंड और बहुत सारी चीज एसिड रेन्स होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इसके कौन क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी कम है, मतलब कि यूजफुल आउटपुट ऑफ टोटल इनपुट इज, उसकी रेशियो कम है। क्यों कम है, क्योंकि इसके अंदर थर्मल एनर्जी में काफ़ी एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। बस जाहिर सी बात है, जितनी एनर्जी कन्वर्जन हो रही है उसके अंदर हमारे पास एफिशिएंसी कम हो रही है। और सिमिलरली कोल है, आप जितनी अच्छी क्वालिटी का कोल यूज़ करेंगे उतनी अच्छी एफिशिएंसी होगी, कम क्वालिटी का कोल यूज़ करेंगे तो कम एफिशिएंसी होगी, एंड सो ऑन। एंड देन वी हैव न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अच्छा, अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन अगर आप लोगों को समझ ना भी आए, इसकी कोई इसमें कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास एक पूरा सब टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग डिटेल में न्यूक्लियर पावर स्टेशन को भी पढ़ेंगे और न्यूक्लियर फिजिक्स की सारी रेडियो एक्टिविटी को पढ़ेंगे। तो अभी मैं सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि होता क्या है। बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट होती है ऑफ स्टीम, फिर हीट एनर्जी से वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्यों, स्टीम टरबाइन की वजह से, और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होती है और वो कंज्यूमर तक पहुंच जाती है। कंज्यूमर तक किसने पहुंचती है, अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो वो ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से पूछते हैं। डैम किधर हमारा पड़ा होता है, लेकिन हमारे पास एनर्जी किस तरह आती है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से किस तरह आती है, ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू आती है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर होता क्या है, फिजन रिएक्शंस होती हैं। फिजन रिएक्शंस क्या होती हैं, अभी मैं बहुत बहुत समराइज मैं समझाऊंगा, मैं इतनी डिटेल में नहीं समझा रहा, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। फिजन रिएक्शंस क्या होती हैं, दैट न्यूक्लियर फिजन जो है, इट इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस जिसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस होता है एक एटम का, वो स्प्लिट होता है इनटू डॉटर न्यूक्लियाइज। डॉटर न्यूक्लियाइज क्या होती हैं, स्मॉलर न्यूक्लियाइज होती हैं। और इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारे पास फ्री न्यूट्रॉन्स रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से ये फिजन रिएक्शन चलता रहता है, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है जी, अगेन अभी समझ ना भी, इट्स ओके। जब हम लोग उस पे पहुंचेंगे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में सारा कुछ समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इसकी एनर्जी कन्वर्जन याद होनी चाहिए, दैट्स इट। एडवांटेजेस क्या हैं कि फर्स्टली कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर प्लांट लगा होता है। सेकेंडली, स्मॉल लैंड फुटप्रिंट होती है। थर्डली, इट इज़ वेरी एफिशिएंट और इट इज़ अ रिलायबल एनर्जी सोर्स। लेकिन इसके कॉन्स भी होते हैं। बेसिकली जो हमारे पास एटम है ना, वो यूरेनियम होता है। तो यूरेनियम जो होता है वो टेक्निकली नॉन रिन्यूएबल होता है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई होती है। सेकेंडली, वेरी हाई अपफ्रंट कॉस्ट, बहुत महंगा होता है बनाना भी, उसको चलाना भी बहुत मसला होता है। चलाना मसला क्यों होता है, एक तो खर्चा भी है, लेकिन उसकी न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है। तो न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है, एंड मेल फंक्शन अगर हो जाए खुदा ना खास्ता, इट कैन बी कैटास्ट्रॉफिक। ठीक है,
आखिरी हमारे पास हैं दो जियोथर्मल पावर स्टेशन। जियोथर्मल पावर स्टेशन क्या होती है? बेसिकली जो हमारी अर्थ के अंदर वॉल्केनोज जो होती हैं, जो हॉट रॉक्स होती हैं, उसकी वजह से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो जियोथर्मल पावर स्टेशन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय टैपिंग इनटू द अर्थ्स हीट with pros including renewable and reliable energy, low emissions and versatility for heating and cooling, and cons include limited availability क्योंकि hot rocks और जाहिर सी बात है वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी हो जाती है, हाई अपफ्रंट कॉस्ट हो जाती है, पोटेंशियल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स हो जाती हैं, वाटर यूजेज कंसर्न होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत कन्फाइंड जगह पे आप बना सकते हो, नियरर टू हॉट रॉक्स आप सिर्फ जियोथर्मल पावर स्टेशन को सेटअप कर सकते हो। अब इसकी प्रोज क्या है? फर्स्टली एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नो फ्यूल रिक्वायर्ड है। हाउएवर इसके कॉन्स क्या हैं कि कन्वीनियंट टू ओनली अ पार्टिकुलर एरिया, क्योंकि एज आई सेड सिर्फ हॉट रॉक्स जिधर होंगे वहाँ होंगे। एनवायरमेंटल इशू है, स्पेशली जो लोग उधर काम करें उनके लिए भी इट इज़ डेंजरस। इसकी एनर्जी कन्वर्जन्स क्या है? दैट थर्मल एनर्जी फ्रॉम द मेंटल प्रोसेस होता है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर ट्रैप्ड इन अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, ताकि हमारे टर्बाइंस रोटेट हो सकें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन जो है वो जनरेटर के अंदर जाती हैं, और कुछ थर्मल एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन पे लॉस हो जाती है, एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो जाती है। तो बेसिकली क्या है? थर्मल एनर्जी से शुरू होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टर्बाइन, टर्बाइन से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड लास्टली वी हैव सोलर एनर्जी, सबके घरों में लगी होती है। सोलर एनर्जी क्या करती है? सन से एनर्जी लेती है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टर्बाइन कन्वर्ट्स इट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एडवांटेजेस क्या हैं? रिन्यूएबल एंड पोल्यूशन फ्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके कम होता है, लेस टू नो मेंटेनेंस फॉर ईयर्स, मोर सोलर एनर्जी इन समर, डाइवर्स एप्लीकेशन, हर जगह यूज़ हो सकती है, घरों में यूज़ हो सकती है, रूरल एरियाज में यूज़ हो सकती है, बहुत यूज़ है। एंड कैन बी स्टोर्ड इन बैटरी। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्पेस बहुत चाहिए, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, नाइट में या क्लाउडी डेज इधर सूरज नहीं लग रहा तो उसमें उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, लेस सोलर एनर्जी इन विंटर, डीसी इक्विपमेंट आर एक्सपेंसिव एंड एक्सपेंसिव बैटरी होती है। तो इसके अंदर हमारे पास ये चैप्टर है। इस चैप्टर में मुझे आसान इसलिए लगता था क्योंकि जो जोग्राफी पाक स्टडीज़ वाले जो लोग पढ़ रहे होते थे उनके लिए काफ़ी आसान होता था, और हम लोग पढ़ते भी हम लोग साथ साथ फिजिक्स इसी स्टार्ट ही किया अभी, तो जो लोग उस स्टेज पे हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान होता है, और जो लोग फाइनल ईयर पे हैं सो उनके लिए भी मुश्किल नहीं है, आसान, क्योंकि आप तो रिविजन कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट, वर्क पावर एनर्जी हो गया, एंड वी विल सी यू, आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह वेरी सून with another video. Stay tuned. Allah Hafiz.